नमस्कार, मैं हूं यथार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल रफ्तार। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में दोनों ही जगह पर एक अच्छा स्थान रखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाए तो भाजपा में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। इसके साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में जो लगातार महानगर ही नहीं देश और विदेश में कार्य करते रहे हैं। जी हाँ, हम रूबरू हो रहे हैं श्री हातम सिंह नागर जी से, जो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनका व्यवहार को लेकर, जिनके कार्यों को लेकर महानगर के नहीं उत्तर प्रदेश या देश के हर क्षेत्र में कहा जाता है कि हाँ, हातम सिंह जी एक अच्छे व्यक्तित्व हैं। आज हम उनसे उनके सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों के बारे में जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, उनको उद्देश्य क्या है और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में आगे क्या क्या करना चाहते हैं। हम सीधे सीधे बात करते हैं श्री हातम सिंह नागर जी। नागर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आप थोड़ा सा आप अपना सामाजिक जीवन के बारे में बताइए। देखो, मेरा शर्मा जी सामाजिक जीवन तो पृष्ठभूमि मेरी गांव की है। एक किसान परिवार में पैदा हुआ और किसान परिवार के साथ साथ जो हमारा परिवार है वो जो हमारी आज़ादी की लड़ाई रही है उसमें भी हमारे दादा थे उनकी एक प्रेजेंटेशन रही है। पढ़ा लिखा परिवार रहा और वहीं से संस्कार मिले और उसी संस्कार से जैसे एक सामाजिक जीवन जो बना। और एक चीज़ और रही कि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ, राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ। यहाँ अपने मेरी सारी जो एजुकेशन है हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, एलएलबी सब एमएच कॉलेज से हुई है और एमएच कॉलेज से भी मैं इंटर यूनिवर्सिटी जो हमारी राष्ट्रीय मीट होती हैं उसमें मेरी पार्टिसिपेट है। वैसे भी मैं नेशनल खेला हुआ हूँ। तो सामाजिक जो एक स्पोर्ट्स जो एक खिलाड़ी होता है उसको एक सामाजिक दायरा रहता है। फिर उसी जब ये यात्रा और जीवन की आगे चली तो इसमें हमारे स्वर्गीय जो किसान, गरीब और मजदूर के एक बहुत बड़ी नेता कहो, उनके प्रति उनकी बहुत ज़्यादा एक लगाव था। राजेश पायलट जी थे। राजेश पायलट जी के यहाँ आना जाना शुरू हुआ। वो हमारे जो गांव है उसके बराबर में ही बैदपुरा गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। तो उनके पास आना जाना हुआ अपने नौकरी के लिए कि जैसे आदमी ग्रेजुएशन करने के बाद ये एक भाई नौकरी की बात है। वहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। फिर बाद में एमएच कॉलेज में हमने चुनाव के लिए भी संघर्ष किया। जो छात्र संघ के चुनाव होने थे तो फिर उसमें जो विकास परिषद बनाई उसको मुझे एमएच कॉलेज का अध्यक्ष बनाया। तो वहाँ से एक सामाजिक और एक राजनीतिक ये जीवन एक यात्रा शुरू हुई। उसमें धार्मिक यात्रा भी रही, परिवार से संस्कार मिले, घर में पूजा पाठ सारी चीज़ें होती थी। तो वही चीज़ मेरी भी आगे लगातार चलती रही और अभी सब आप लोगों के आशीर्वाद से लगातार चल रही है। आप भाजपा में किसान मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, लगातार जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं वहाँ के जम्मू कश्मीर के। तो वहाँ की थोड़ा कार्य प्रणाली के बारे में बताइए जिससे कि हमारे जो श्रोता हैं उस चीज़ को जानें। देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुआ है या हम कहें कि जो बहुत बड़ी घटना है वो है जो धारा 370 हटाई गई है। धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर की हालत एकदम बहुत खराब थी या कहें कि हम तस्वीर एकदम अलग थी। हमारे लोग भी जब जाते थे तो उन्हें वो ऐसे बात करते थे कि ये लोग हिंदुस्तान से आए हैं या ये इंडियन है, इस तरीका से थी। अब धारा 370 माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो खत्म करी है और लगातार 2019 से वहाँ जो ये हटाई है धारा, डेवलपमेंट जो हो रहा है मैंने प्रेजेंट जा जाकर देखा है और मैं तो बॉर्डर तक गया हूँ। चाहे वंगस वैली की बात करो या यूसुफ वैली की बात करो, कतई बॉर्डर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां तक मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। अब जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारे पहले बेरोजगार जो हमारे युवा थे जम्मू कश्मीर के, वो उतने उसमें जो विकास की धारा थी उसमें नहीं थे। रोज पत्थरबाजी होती थी, रोज बाजार बंद होते थे। पाकिस्तान से एक प्रायोजित वहां एक कार्यक्रम चलाया जाता था और जो हमारे नौजवान साथी थे उनको बरगलाया जा रहा था। लेकिन अब जब से ये धारा 370 हटी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ विकास की चीजें शुरू की हैं, चाहे मेडिकल की बात करो, चाहे एजुकेशन की बात करो, चाहे रोडों की बात करो, चाहे वहाँ निवेश की बात करो, वो सारी चीजें वहाँ हो रही हैं। तो जो वहाँ का नौजवान है या जो वहाँ का रहने वाला व्यक्ति है उसने ये जीवन बहुत दिन बाद देखा है और उसे लग रहा है कि भाई ये जो आतंकवाद का जीवन था ये तो नरक था।
असली जीवन तो ये है जो अब जी रहे हैं। तो आज की तारीख में हमारा युवा वर्ग, हमारा जो वहां के व्यापारी थे, वो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और एक आध घटना जो जैसे कहते हैं ना लास्ट टाइम में पैर पटकते हैं, वो भी पाकिस्तान के प्रायोजित जो घटनाएं होती हैं, वो भी एक दो घटनाएं अब हो रही हैं। अदरवाइज तो वहां पूरी तरह शांति है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पिछले 2-3 सालों में टूरिस्ट इतना गया है, इतना टूरिस्ट गया कि वहां कहीं जगह नहीं रही। ये वहां शांति है, और जहां शांति होगी वहीं फिर प्रगति होगी। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव है, आपको भाजपा को लेकर क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो, और विशेष करके जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, या जो उनकी जितनी भी योजनाएं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई जब से देश आजाद हुआ आज तक देश में कुछ नहीं हुआ। सबने, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, सबने कुछ ना कुछ किया, कुछ ना कुछ किया। लेकिन मैं विशेष कर धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने अपने विजन में गांव की बात करी है, महिलाओं की बात करी है, नौजवानों की बात करी है, बिजली की बात करी है, सड़क की बात करी है। जो चीजें जो हम वंचित थे, मैं ग्रामीण आंचल से आता हूं तो मैं ग्रामीण की बात कर रहा हूं कि जो हम ग्रामीण में हमारे रोड, बिजली और स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं थी, वो ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं, ऐसी सैकड़ों योजनाएं जिनसे गांव की तरफ खुशहाली गई है। उन्होंने जो गांव का, चाहे मजदूर की बात करो, चाहे किसान की बात करो, सारी योजनाएं, और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि की बात कर लो, बीमा फसल की बात कर लो, या अपने आयुष्मान की बात कर लो, महिलाओं के लिए शौचालय की बात कर लो, या जो 4-4.5 करोड़ मकान बनाए गरीब, मतलब उनके जो सोच है वो उस गरीब के लिए है जो पिछड़ रहा था, जो हमारे विकास के साथ ना चलकर पीछे रह रहा था। पिछले लगभग 10 साल से वो सारी योजनाएं जो मोदी जी ने चलाई हैं, वो जो हमारी पंक्ति में पीछे खड़ा व्यक्ति है उसे आगे लाने की सारी चीजें उन्होंने बनाई है। ये जनता समझ रही है। और 2024 निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पूरी देश की सेवा में लगे हुए हैं। एक और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप तो पत्रकार हैं, विद्वान हैं, आपको पूरे विश्व की जो राजनीति है या जो परिस्थिति है, जो घटनाएं घटती हैं, सब आपको उसकी जानकारी रहती है। कि मैं खुद अपनी बताऊं कि मैं अब से लगभग कोई 12-13 साल पहले लंदन गया, और मैं सिर्फ लंदन घूमने के लिए गया था। लेकिन वहां हमारी स्थिति ये थी, विशेष करके हमारे हिंदुस्तान के लोगों की, कि वो ये सोचते थे कि ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ नौकरी मांगना है, घूमने की तो स्थिति नहीं थी कि हम जाके लंदन घूम लें। और हमें वो कतई एक बहुत छोटी नजर से देखते थे कि हिंदुस्तान से आया था यहाँ भाई कुछ करने के लिए, भीख मांगने के लिए या रोजगार को आया। आज की स्थिति ये है आप लोगों की, हमारी इस हिंदुस्तान की, कि आज हम पंच की हैसियत में हैं। आज जो विश्व की राजनीति है उसमें आप पंच की हैसियत में खड़े हो, और उस पंच का नाम नरेंद्र मोदी जी है। आज अमेरिका की बात करो, आप चाइना की बात करो, आप रसिया की बात करो, आप फ्रांस की बात करो, बाकी देश तो उनके साथ सब लगे हुए हैं। आज चाहे रसिया है, चाहे अमेरिका है, वो आपको साथ रखना चाहता है। अभी एक ताजी घटना है कनाडा की। कनाडा में एक आतंकवादी की हत्या होती है, और क्योंकि वहां का जो प्रधानमंत्री है वो हिंदुस्तान को बिना सोचे समझे कहता कि हत्या करवाने में हमारी एजेंसियों की हाथ है। उसने सोची कि जब मैं ये भाषण दूंगा तो ऑस्ट्रेलिया भी मेरे साथ होगा, अमेरिका भी मेरे साथ होगा, यूरोप की कंट्री मेरे साथ होंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, एक कंट्री उसके साथ नहीं है। और आज कनाडा के प्रधानमंत्री को अपने कदम पीछे हट के कहना पड़ रहा है कि भाई मैं हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं और संबंध बनाने के लिए तैयार हूं। आज ये फर्क आया है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे नौजवान हैं, चाहे किसान हैं, वो सब बात ये कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आज हमारा देश कहां जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन सब चीजों को जब हिसाब किताब आदमी लगाएगा तो वो कमल के फूल पे ही अपना निशान लगाएगा और बटन दबाएगा। अंतिम प्रश्न आपका, विपक्ष में INDIA एक गठबंधन है, उसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए, जो विपक्ष का गठबंधन है ये उनकी अपनी एक राजनीति है,
हमारा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की हमारी ये खूबसूरती है कि इसमें कोई भी आप इकट्ठे भी हो सकते हो, अलग अलग भी चुनाव लड़ सकते हो। उनकी अपनी स्थिति है, उन्हें आज लग रहा है कि भाई हम बीजेपी के सामने कहीं भी नहीं टिक रहे हैं और इसलिए वो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इकट्ठे वो इसलिए नहीं हो पाएंगे कि उनकी अपनी आपस में इतने कलेश हैं। आप दिल्ली की बात करो, आप केजरीवाल और कांग्रेस कैसे इकट्ठा लड़ लेगी। आप बंगाल की बात करो, वहां कांग्रेस और ममता और उधर वामपंथी कैसे एक लड़ लेंगे। पंजाब में कांग्रेस और आप पार्टी कैसे एक साथ चुनाव लड़ लेगी। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां इनमें आपस में लड़ाई है। और आप आज ये इकट्ठे हो रहे हैं, आज इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि सबके साथ इनका एक जो भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच था वो उजागर किया जा रहा है, तो सबे लग रही है कि भाई हम जेल जा रहे हैं, तो उस वजह से ये इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन कल को जब इनकी सीटों पर बंटवारा होएगा तो मैं ये मानता हूं कि ये इकट्ठा नहीं रह पाएंगे। और दूसरी मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाह रहा हूं कि जब हमारा 2014 या 2019 का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव रहा है, तब भी ये लोग हमारे तो खिलाफ ही थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ इनमें से कोई नहीं था, सारे के सारे खिलाफ थे। तो देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो विखंडन की बात ना कर एकता की बात करेगी देश की। और एकता के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। आपने सुना श्री हातिम सिंह नागर जी को, किंतु ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके एक बार में ही जिनसे सब कुछ जान लेना संभव नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो इनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। इनके जन्म से लेकर इनके सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन में भी काफ़ी कुछ उन्होंने किया है। उनकी जो पूरा सफ़र है वो शीघ्र ही हम आपके सामने लाएंगे। और उनसे चूँकि एक बार में हम सारी बातें आपको बता नहीं सकती, नेक्स्ट हम आपके सामने आएंगे, उसको हातिम सिंह जी के बारे में आप सब कुछ जानिएगा। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।